नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य का असली अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर मिल चुका है। दोस्तों ये बिल्कुल लीक पेपर है और आपकी बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके पेपर आपको देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल हिंदी साहित्य का ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये शुरू से लेकर एंड तक जो सभी प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और यहाँ पर ही आपको मैं उत्तर बता दूंगा इस सभी के। साथ ही अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इन दोनों की लिंक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। और सभी पेपर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एक बार चेक करें, वहाँ पर आपको सभी विषयों के पेपर मिल जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के। बाकी जो पेपर नहीं मिले वो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिए, ताकि यहाँ पर वीडियो बनाना एक तरीके से लीक पेपर का वीडियो बनाना गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल असली पेपर और असली पेपर का वीडियो बहुत कम आता है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने सभी पेपर डाल दिए हैं, बिल्कुल असली पेपर है आपके लिए। और ये बिल्कुल आपका यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि संध्या के बाद जो कक्षा 11 का है, ठीक है, कक्षा 11 का क्लास 11 का पेपर है, हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर का पेपर है, बिल्कुल असली पेपर आपके है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है अपने सामने? सबसे पहला प्रश्न है कि संध्या के जो बाद कविता किस काव्य संकलन से ली गई है? तो संध्या के बाद जो कविता है वो ग्राम्या, गुंजन ग्रंथ या फिर वीणा से, तो ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो इसमें ए आपकी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्धेश्वरी के बेटे का नाम नहीं है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, नाम नहीं है, क्या नाम नहीं है? ठीक है, तो इसका नाम नहीं है, चंद्रिका प्रसाद इनके बेटे का नाम नहीं है। ठीक है, बाकी रामचंद्र, प्रमोद और मोहन इनके बेटे ही है। ठीक है, तो ये सभी आपके प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल यही प्रश्न आपको रट के जाने हैं। ठीक है, अगला है टॉर्च बेचने वाले ने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली थी? ठीक है, टॉर्च बेचने वाला था तो उसने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली थी? तो उसने बढ़ा ली थी क्योंकि वो क्या की साधु बनने के लिए। ठीक है, यानी से आपके इसमें राइट आंसर होगा। अगला है गूंगे को किसने काम पर रखा था? ठीक है, गूंगे को काम पर किसने रखा था? बसंता ने, चमेली ने या फिर सुशीला ने या फिर शंकुतला ने? तो उसे रखा था चमेली ने। ठीक है, तो ये बे आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था यामा रचना से। ठीक है, ये भी इसमें डे आपकी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं कि डायरी एक तरह का क्या है, कि कौन सा दस्तावेज है? तो डायरी एक तरह से निजी दस्तावेज है। ठीक है, निजी आ जाएगा इसमें। ठीक है, सूरदास जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में किसमें? इसमें क्या आएगा? इसमें जो रेगिस्तान है यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर रेगिस्तान में आपको भरना है अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बड़ा सा लिख के देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लेना अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला है बच्चे हामिद ने हामिद का पार्ट खेला था। बच्चे हामिद ने किसका पार्ट खेला था? तो बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। ठीक है, बिल्कुल आपके यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, 100% कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। सभी प्रकार के पेपर पाने के लिए नीचे मुझे कमेंट करो, जिस भी विषय का आपको पेपर चाहिए उसका पेपर आपको मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से मॉडल पेपर आपके लिए मिलने वाला है। ठीक है, अगला है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद की मकान किराया नियंत्रण विभाग की से छंटनी हो गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल ये काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला है, तो इसमें आएगा कृपा से छंटनी हो गया था। ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है कि हम दोनों ने उस सवाल की एक एक पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने उस सवाल की एक क्या पकड़ी? तो उन्होंने एक सवाल की एक एक टांग पकड़ी। ठीक है, टांग या फिर पैर समझ सकते हो। ठीक है, टांग पकड़ी। ठीक है, और अगला प्रश्न देखो, यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके बिल्कुल एक एक नंबर के प्रश्न है और बिल्कुल असली पेपर आपके लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि हामिद के दोस्तों ने हामिद को मिठाई खिलाई, सत्य असत्य लगाना है। तो ये असत्य है ना, कि यहाँ पर मिठाई नहीं खिलाई, तो मैं यहाँ पर रोंग लगा रहा हूँ, आप असत्य लिख देना, असत्य। ठीक है, दूसरा क्या है कि सूरदास के पद में गोपियों का मुरली के प्रति इसलिए भाव प्रकट हुआ है, क्या सच है या फिर सत्य है या फिर असत्य? तो ये जो 12वां है वो है बिल्कुल सत्य। ठीक है, सत्य कथन है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। निर्गुण काव्य धारा के, यस बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एकदम राइट है। ठीक है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, उसके बाद है कि 14वां है कि सपना शीर्षक कवित्व में गोपी का कृष्ण से झगड़ा होता है। तो ये भी बिल्कुल असत्य है। ठीक है, अगला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही सुमित्रा नंदन पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं, ये कथन सत्य है 15वां। तो 15वां बिल्कुल राइट है यानी। ठीक है,
तो ये आपकी हो गए। ठीक है, आगे देखो कि अन्न न भावे नींद न आवे कबीर की, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट आपको करना है कि अन्न नहीं भा रहा है और नींद भी नहीं आ रही है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो ये गोपी वहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा, ये पाठ पढ़ा होगा कि उसमें गोपी लिखना है, इस प्रकार से लिखना है कि एक गोपी को जब कृष्ण की याद आती है तो मतलब जो उसकी स्मरण आता है तो ना तो उसे रोटी भाती है, मतलब ना तो वो खाना खा पाती है और ना ही उन्हें रात को चैन से नींद आती है। ठीक है, वो अगला है कि दरबार सभा में देव क्या समझाना चाहते हैं। तो दरबार में जो है देव समझाना चाहते हैं कि दरबार में राजा अंधा है और मंत्री गूंगा है और मतलब बहरा है। ठीक है, जनता बहरी है, इस प्रकार से कुछ वो है, एक वो आपको लिखना है। ठीक है, आगे तट पर बगुलों सी वरदाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, पंक्ति से पंथ जी का क्या आशय है। यानी तट पर बगुलों सी वरदाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, पंक्ति से पंथ जी का क्या ऐसे कि मतलब ये ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर कि तट पर बगुलों की सी वृदाएं बैठी हुई है शांत तरह से। ठीक है, विधवाएं हैं वो जब कर रही है, ध्यान में मगन है। ठीक है, ये आपको लिखना है, इनकी कविता से लिए गए। ठीक है, महादेवी किस मोहपूर्ण बंधन से युक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। महादेवी कह रही है कि संसार में जो तितलियां यानी मतलब वो लड़कियों को कह रही है, संबोधित करके कह रहे हैं, तो इनसे आपको मोह भंग करना है, इसी दुनियादारी से आपको हटकर कुछ अलग सोचना है और आपको इस जो मानव समाज का भला करना है। इस प्रकार वो उनको जागृति का संदेश दे रही है, तुझे बहुत दूर जाना है, तेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इस प्रकार से वो संदेश दे रही है कविता में। ठीक है, अगला है गिरधर नार नवावती से सख्य क्या आशय है। गिरधर नार नवावती का अर्थ है, गिरधर यानी श्री कृष्ण को कहते हैं, नार यानी गर्दन और नवावती यानी झुकी हुई, यानी इसका आशय है मुरली। देखो कि कृष्ण की जो गर्दन है उसको कौन नवाती है, यानी कौन उसको झुकाती है, तो वो है मुरली, और उसके प्रति गोपियों ने ईर्ष्या भाव प्रकट किया है। ठीक है, आगे देखो हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए, ये आपको अपनी भाषा में लिख देना, बिल्कुल प्रेमचंद वाली कहानी आपकी वो। ठीक है, हामिद वाली, तो उसमें क्या क्या लिख दिया कि चिमटा शेर है, हिंद है, चिमटा ये कर सकता है, चिमटा ये कर सकता है, आग में जल सकता है, वो सारे कथन थे वो आपको लिख देने, उनमें 2-3। ठीक है, अगला कथा और पटकथा में क्या अंतर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पूरा पेपर ही आपको मिलेगा। तो कथा उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो लिखी होती है, पटकथा जिसे हम स्पष्ट कर दें, पर्दे पर जो दिखाई जाए उसे पटकथा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगला कि सूरदास के बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालिए ना, सूरदास के जो बाल मनोविज्ञान है उस पर प्रकाश आपको डालना है। ठीक है, बिल्कुल ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, तो ये आपको आसानी से कर देना है कि सूरदास ने बाल मनोविज्ञान किस प्रकार से स्पष्ट किया था, वो आपको बिल्कुल कर देना, बिल्कुल असली पेपर आपके लिए। ठीक है, सूरदास का बाल मनोविज्ञान यानी सूरदास ने श्री कृष्ण का किस प्रकार से वर्णन किया था उस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना संध्या के बाद कविता में किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। संध्या की जो बाद कविता है उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आप आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार से दिया। ये जो बसंता वाला चमेली वाला जो पाठ है ना, गूंगे वाला, गूंगा शीर्षक से जो पाठ है, चौथा पाठ आपकी, तो उसमें से क्वेश्चन है कि तो किस प्रकार से दिया कि उन्होंने वो मतलब गूंगा सहानुभूति नहीं मतलब सभी से दया या सहानुभूति नहीं चाहता था, वो सहानुभूति चाहता था, दया नहीं चाहता था सभी से, है ना। अगला धंधा नहीं करूँगा यानी टोर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ, आज से स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो आपकी पार्ट है ना, वो उसमें जो 2 दोस्त होते हैं तो वो कह रहे हैं धंधा नहीं करूँगा, मतलब धंधा यही करने वाला हूँ, यानी टोर्च बेचूंगा। ठीक है, बस कंपनी बदल रहा हूँ, मतलब वो पहले टॉर्च बेचने वाले थे, दोनों दोस्त थे, फिर क्या हुआ कि वो साधु बन गया। वो कह रहा है मतलब टॉर्च बेच रहा हूँ, मतलब प्रकाश ही मतलब लोगों को दे रहा हूँ। वो एक कह रहा है प्रकाश अंधेरे से दूर जाओ, एक कह रहा है कि अंधेरे से कैसे निकला जाए। तो वो साधु बन गया है, बस उसने कंपनी बदल रही है, मतलब उसने एक धंधा बदल लिया है, बाकी धंधा वही है, लोगों को लूटना ही उनका धंधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपको स्पष्ट करना है, बिल्कुल अपने शब्दों में प्रॉपर आपको लिखना है और आपकी बिल्कुल नंबर आपको मिलेंगे। अगला है अंडे खाना और उपन्यास पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र ने छिपकर क्यों करते हैं, छिपकर करते हैं क्यों। ये जो आपके पार्ट है ना, अंडे के छिलके जो पार्ट है, उसमें से ये प्रश्न आया है। तो इसमें क्या है कि वो अपनी सभी जो बड़ी अम्मा है ना, वो उससे डर रहे हैं ना सभी, तो जो वो अपनी सास से डर रही है वो, और उनके बेटे अपनी माँ से डर रहे हैं कि माँ क्या सोचेगी आज। बाकी सभी उसमें हर पात्र कुछ न कुछ छुपकर कर रहा है और उनकी माँ को भी ये पता है। ठीक है, फिर भी वो एक दूसरे से छुपकर कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ईश्वरीय का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य की हड्डी में ईश्वरीय घर बना लेती है। तो ईश्वरीय वाला पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पूरा पढ़ना है पैराग्राफ को, और इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गंजास का उचित शीर्षक लिखो। तो वो है ईर्ष्या, सिर्फ आप ईर्ष्या भी लिखोगे ना, ईर्ष्या है ना,
तो भी आपका राइट होगा, और अगर आप ईर्ष्या और मानव जीवन भी लिखोगे तो भी आपका राइट होगा। कुछ भी आप लिख देना, क्योंकि वो लास्ट की 2 लाइन में पता चल जाता है। लास्ट की 2 लाइन या फिर जो शुरू की 2 लाइन होती है उनमें आपको शीर्षक मिलता है, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उसी के बारे में बात हुई है, बार बार यहाँ पर ईर्ष्या की ही बात हुई है, ठीक है। तो ईर्ष्या और मानव जीवन के बारे में बात की गई है। अगला है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को हानि क्यों पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि ठीक है कि ईर्ष्या का यहाँ पर देखो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि ईर्ष्या करने वह व्यक्ति उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके साथ मौजूद है। तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल ये यहाँ पर आंसर रहा आपके बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल क्यों पहुंचाता है, क्योंकि उसे वो चीज़ें पसंद नहीं है जो खुद के पास है, उसे सिर्फ वही पसंद है जो दूसरों के पास है। तो ये एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव होता है और इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको लिख देना है, बिल्कुल आपको ऐसा ही पर्सन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगला है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ठीक है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो ये यहाँ से आपको लिख देना है, बिल्कुल आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला है सैवर्त में कौन कौन सी बिंदुओं का सम्मेल किया जाता है, उनकी प्रस्तुति का प्रभाव क्या पड़ता है। सैवर्त किसे कहते हैं, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। सैवर्त यानी व्याकरण का ये एक आपकी टॉपिक है, और अगर आपको सर ने अभी तक आपके जो स्कूल में जो टीचर उन्होंने करा दिया, ठीक है, वरना आपको सैवर्त लिख लेना है, आपकी संजीव या कहीं भी आपको मिल जाएगा। सैवर्त यानी आपकी, जैसे कि आप एक कंपनी में जाते हो तो अपना एक इंट्रोडक्शन देती हो, जिस प्रकार से मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशन, उस प्रकार से आपको एक सैवर्त लिखना है, उसकी प्रस्तुति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और एक आपको उदाहरण भी स्पष्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला है कि प्रस्तुत काव्यांश की 100% व्याख्या करनी है। आपको ये जो 2 काव्यांश दे रखे हैं, इनमें से आपको एक की 100% व्याख्या करनी है। एक तो है खेलने में काको गुसैया हरी हारो जीते, जो श्रीदामा वाला है ना, सुदामा और श्री कृष्ण वाला, एक तो वो लिखना है, या तो ये कर दो, या फिर ये जो सांसानी ही समीर गयो और वो आंसू ने सभी नीर गयो डरी, ये वाला कर दो, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी कर दो, एक दोनों में से आपको अथवा में आया है, मतलब एक आपको इसमें से करना है, और 4 नंबर का है। किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है इसका मतलब प्रसंग लिखोगे, ठीक है। प्रसंग भी आपको लिखना है, फिर उसकी व्याख्या लिखनी है, फिर आपको उसका विशेष भी लिखना है, ठीक है। ठीक है, विशेष भी आपको लिखना है, और अगर आप संदर्भ लिखना चाहो तो पहले संदर्भ भी आप लिख सकती हो ना, संदर्भ भी आपको लिखना है। ये चारों आपको लिखनी होंगे, ठीक है, अगर प्रॉपर नंबर चाहते हो तो, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है कि महादेवी ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहे, कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की जो कविता है उस पर आपको लिखना है, या फिर आपको क्या करना है, प्रेमचंद की जो व्यक्तित्व है और जो साहित्यिक परिचय पर आपको प्रकाश डालना है कि प्रेमचंद किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका क्या साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में रहा था, वो आपको लिखना है, ठीक है। बिल्कुल ये आपका पूरा असली पेपर आपको मिल चुका है। अब आपको इस पेपर को पूरा रट लेना है, और साथ में आपको और जो मॉडल पेपर दूंगा वो आपको रट लेना है। बिल्कुल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इन सभी की पीडीएफ्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए पेपर के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।